नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल। तो दोस्तों, आज का हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में, लेकिन हमने कल की क्लास में पढ़ा था उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो है कुछ हमारे पॉइंट यानी बिंदु जो है रह गए थे, तो पहले उन पॉइंटों को कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल के तथ्य। उत्तर वैदिक काल के तथ्य। तो उत्तर वैदिक काल के हमारे कुछ तथ्य यानी कुछ फैक्ट जो है रह गए थे, तो पहले इनको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? तो प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता थे। गोत्र शब्द की शुरुआत किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी, जन्म आधारित जो है हो गई थी। और समाज कैसा था उत्तर वैदिक काल का? पितृसत्तात्मक था। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से था। यहाँ पर मुंडकोपनिषद से आपको याद आया होगा, यहाँ से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द जो है यहीं से लिया गया। और पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष याद रखेंगे। किन राजाओं के पास जो स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? तक्षणा। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण की यदि बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होना, व्यापार में कमी आना, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। तो इन सभी के कारण जो है उत्तर वैदिक काल का विनाश का कारण जो है माना जाता है। तो अब एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इनके बारे में अच्छे से जो है हम समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक पॉइंट लिखेंगे। मुख्य देवता यानी उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? प्रजापति थे। कौन? प्रजापति थे। तो आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गोत्र शब्द की शुरुआत। गोत्र शब्द की शुरुआत यानी जो गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी वह इसी समय हुई थी, उत्तर वैदिक काल में ही जो है हुई थी। लिखेंगे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी, जन्म आधारित हो गई। याद रखें दोस्तों, हो गई थी। जन्म आधारित जो है जाति व्यवस्था हो गई थी किस काल में? उत्तर वैदिक काल में जो है हो गई थी। यदि समाज की बात की जाए, यहाँ का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक से क्या मतलब है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर पितृ सत्तात्मक से मतलब है यानी घर परिवार में जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वह पिता को जो है होता था, इसलिए यहाँ का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? पितृ सत्तात्मक था। अब बात आती है दोस्तों मुंडकोपनिषद की। मुंडकोपनिषद की यदि बात की जाए तो मुंडकोपनिषद का संबंध जो है किससे है? अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से। संबंध अथर्ववेद की, अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। शौनकीय शाखा से है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इनको जो है करा रहा हूँ। अब बात आती है दोस्तों पुरुषार्थ की संख्या। पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या है 4। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? अर्थ, अर्थ हो गया दोस्तों, अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष। याद रखें दोस्तों, अर्थ, अर्थ, धर्म, काम या कर्म और कौन सा दोस्तों? मोक्ष। याद रखें दोस्तों, इसको कर्म की जगह काम ही लिख लेते हैं। धर्म, काम और मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ की संख्या याद रखें दोस्तों। अब आते हैं किन राजाओं के पास जो स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। किन राजाओं के पास, किन राजाओं के पास, किन राजाओं के पास स्थायी
या नियमित नियमित सेना महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, हुआ करती थी। याद रखें दोस्तों, हुआ करती थी। अब यहाँ पर बात करते हैं किन राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास, राजाओं के पास। याद रखें दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है नहीं हुआ करती थी, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा किस परिवार, संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का हिस्सा थी। तो संस्कृत की यदि बात की जाए तो किस परिवार का हिस्सा थी, भारतीय यूरोप परिवार का। भारतीय यूरोप परिवार का किसका दोस्तों, भारतीय यूरोप परिवार का। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे। वैदिक काल में, वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे। याद रखें दोस्तों, क्या कहते थे, तक्षणा कहते थे। क्या दोस्तों, तक्षणा जो है कहते थे, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। न्यू हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। जिस प्रकार हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण यानी विनाश का कारण किसको माना गया था, बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना गया था। तो इसी प्रकार दोस्तों वैदिक सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे, जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु में परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी आना, व्यापार में कमी आना, समाज में अस्थिरता बढ़ना, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता का बढ़ना, अस्थिरता का बढ़ना। फिर आते हैं दोस्तों बाहरी आक्रमण होना, यानी इस समय जो है बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे, बाहरी आक्रमण होना। और यदि बात करते हैं नदियों का सूखना, यानी नदियाँ सूखना शुरू हो गई थी, नदियों का सूखना। तो ये कारण थे किसके दोस्तों, ये सभी जो हैं वैदिक सभ्यता के पतन यानी विनाश का कारण थे। अब इनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक पे चलेंगे महाजनपद काल पर। तो दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के यदि तथ्यों की बात की जाए तो इनके मुख्य देवता यानी उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता थे प्रजापति। गोत्र शब्द की शुरुआत कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। समाज कैसा था दोस्तों, पितृसत्तात्मक था, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको था, पिता को जो है होता था। और जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म आधारित हो गई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो है यही जाति व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ये जाति व्यवस्था कैसी हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। जन्म आधारित से मतलब यानी 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में जो है बटा हुआ था। यानी अब उत्तर वैदिक काल में जो है जब जन्म आधारित हो गई थी तो यहाँ पर ऐसा हो गया था कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होगा वह ब्राह्मण ही जो है ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में होगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य घर कहलाएगा वैश्य, और शूद्र के घर होगा तो शूद्र कहलाएगा। लेकिन यही जो प्रक्रिया थी ये पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो है कैसे होती थी। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा होता था जिसमें ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना, और क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना, और वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र होता था हाथ का कारीगर जो है होता था। इनमें से जो काम करता था तो उसी के आधार पर यानी कर्म आधार पर जो है उसकी जाति होती थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित जो है कर दी गई थी। अब बात आते हैं दोस्तों मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की यदि बात की जाए तो यही मुंडकोपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया था, जिसका अर्थ है दोस्तों हमेशा सत्य की जीत होती है। तो मुंडकोपनिषद के संबंध की यदि बात की जाए तो अथर्ववेद की सोन के शाखा से इसका संबंध है। और अथर्ववेद जो है चारों वेदों में सबसे नया वेद है। याद रखें दोस्तों, चारों वेदों में जो है
सबसे नया वेद है, जिसको पढ़ने वाला कौन था दोस्तों? ब्रह्मा। याद रखेंगे, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या है 4, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। किन राजाओं के पास जो है दोस्तों स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? तो ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे उनके पास दोस्तों नियमित सेना, महल व राजधानियाँ जो है नहीं हुआ करती थी। संस्कृत भाषा जो है किस परिवार का हिस्सा मानी जाती है? भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा मानी जाती है संस्कृत भाषा। अब यहाँ पर बात करते हैं वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तो दोस्तों वैदिक काल में जो है बढ़ई को तक्षणा कहते थे। क्या? तक्षणा जो है कहते थे। अब वैदिक सभ्यता के पतन का कारण यानी विनाश का कारण किन को माना जाता है? जलवायु परिवर्तन होना, यानी जलवायु में परिवर्तन होना, व्यापार में कमी आना, सामाजिक स्थिरता बढ़ना, वारी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। तो इन पांचों को जो है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण यानी विनाश का कारण जो है माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो महाजनपद काल के बारे में जो है अच्छे से हम समझने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो समय कब से कब तक रहा था? 600 BC से लेकर 400 BC तक। ये किसका समय था? महाजनपद काल का। यानी 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों महाजनपद काल का समय जो है रहा था। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों महाजनपद काल का निर्माण कैसे हुआ था, यानी कैसे महाजनपद काल बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है 5 इकाइयों से मिलकर जो है महाजनपद काल का निर्माण हुआ था। यानी सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल का अर्थ होता है परिवार, यानी बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे परिवार मिलकर बनाते हैं गांव, और बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं? विश्व बनाते हैं। बहुत सारे विश्व मिलकर क्या बनाते हैं? जन मिलकर क्या बनाते हैं? जनपद। और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाते हैं? महाजनपद बनाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि एक गांव एक परिवार होता है तो एक घर बनता है, और बहुत सारे परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, एक गांव बनाते हैं, और बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? एक जिला बनाते हैं, और बहुत सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं, और बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक राष्ट्र यानी देश का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार जो है महाजनपद का जो निर्माण हुआ था। यानी कुल से ग्राम बने, ग्राम से विश्व, विश्व से जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद को जो है निर्माण हुआ था। अब महाजनपद के बारे में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो कुछ ग्रंथों से महाजनपद के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे जो है महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यहाँ से हमको पता लगता है कि महाजनपद काल की संख्या कितनी थी? 16 थी। और एक धर्म ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। यहाँ भी हमको पता लगता है 16 महाजनपद थे। लेकिन एक व्याकरण की पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, हमको यहाँ से पता लगता है 22 महाजनपद थे। लेकिन जो ये 22 महाजनपद वाली बात है इसको जो है नहीं माना गया है। और इस अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। तो दोस्तों अब इन सभी को हम लिखना यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हम पहले एक मैप ले लेते हैं, और उसके बाद जो है मैप में देख लेते हैं कौन सा महाजनपद जो है कहाँ पर पड़ता है। और उसके बाद जो है ये रहा दोस्तों, हमने यहाँ पे एक मैप ले लिया है। पहले इनकी लोकेशन देख लेंगे, फिर इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कितने महाजनपद हैं। तो हमने अभी बात की थी 16 महाजनपद। पहला अस्मक, दूसरा मगध, तीसरा दोस्तों अंग, चौथा हो गया काशी, पांचवा हो गया दोस्तों मल्ल, छठा बज्जी, सातवां हो गया दोस्तों कौशल, आठवां हो गया चेदी, नौवां हो गया वत्स, और 10वां कौन सा है? 10वां है दोस्तों पांचाल, 11वां सूरसेन, 12वां दोस्तों मत्स्य, 13वां हो गया अवंती, 14वां हो गया कुरु, गांधार हो गया 15वां, और कंबोज हो गया 16। याद रखें दोस्तों, यानी अभी हमने बात की थी कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। तो हमने अभी जाना है कितने महाजनपद हो गए? 16 महाजनपद जो है हो गए हैं। अब इनके बारे में जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ था? यानी कुल का अर्थ होता है दोस्तों परिवार। याद रखें दोस्तों, कुल का अर्थ क्या होता है? परिवार। बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं, ग्राम। बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? विश्व बनाते हैं, विश्व। बहुत सारे विश्व मिलकर क्या बनाते हैं? जन। बहुत सारे जन मिलकर क्या बनाते हैं? जनपद। याद रखें दोस्तों, बहुत सारे
जन मिलकर क्या बनाते हैं, जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद। महाजनपद। तो इस प्रकार जो है दोस्तों महाजनपद का जो है निर्माण हुआ था, यह आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब बात आती है महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों, जानकारी जो है मिलती है। तो कौन कौन से ग्रंथ है जिनसे जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो ये जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन? अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें जो है बताया गया 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। ये अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद है। और दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा है दोस्तों भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र की यदि बात की जाए तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। इसमें भी जो है बताया गया कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यहाँ पे एक पुस्तक है, इसमें बताया गया 22 महाजनपद थे। कितने? 22 महाजनपद थे। लेकिन इस बात को इसको नहीं माना गया। इसको जो है इसको नहीं माना गया है। याद रखें दोस्तों, इस बात को नहीं माना गया। और दोस्तों इसके लेखक की यदि बात की जाए, पाणिनि। याद रखें दोस्तों लेखक कौन थे? पाणिनि जो है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों के बारे में, जो है इनकी राजधानियाँ वगैरह के बारे में जानेंगे, और इनके बारे में क्या खास है उन सभी के बारे में जानेंगे। तो महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो 600 BC से लेकर 400 BC तक इसका समय जो है रहा था। महाजनपद काल का निर्माण कुल से ग्राम बने, ग्राम से 20, 20 से जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद का निर्माण जो है हुआ था। महाजनपदों के बारे में दोस्तों कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है, जैसे अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यहाँ पता लगता है हमको 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, तो यहाँ भी हमको पता लगता है 16 महाजनपद थे। लेकिन अष्टाध्यायी की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगा है 22 महाजनपद थे, लेकिन इसको नहीं माना गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। याद रखें दोस्तों पाणिनि थे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों 16 महाजनपदों की। लिखेंगे 16 महाजनपद। अब दोस्तों 16 महाजनपद की यदि बात की जाए, 16 महाजनपद, तो दोस्तों 16 महाजनपद की यदि बात की जाए तो 14 महाजनपद। याद रखें दोस्तों 14 महाजनपद और 2 महाजनपद। अब दोस्तों इनको जो है मैंने 14 और 2 में जो है क्यों बांटा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये 14 महाजनपद थे ये जो है राजतंत्रीय थे, और जो ये 2 महाजनपद है ये गणतंत्र थे। अब दोस्तों राजतंत्रीय और गणतंत्र की यदि बात की जाए, गणतंत्र और राजतंत्रीय क्या होता है, तो जो 14 महाजनपद थे जिनमें राजतंत्रीय था, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है दोस्तों राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था इन 14 महाजनपदों में, यानी राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र वाले की यदि बात की जाए तो जहाँ पर जौन से ये 2 महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, तो यहाँ पर जो है राजा को किसके द्वारा चुना जाता था, तो जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था। तो कौन कौन से 2 गणतंत्र महाजनपद थे? पहला था बज्जी जो कि दुनिया का पहला गणतंत्र था, जहाँ पर जो है राजा को जनता के द्वारा जो है चुना गया था। राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी वैशाली, और दूसरा था मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। याद रखेंगे। तो इन 16 महाजनपदों में से जो है ये 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर राजा जो है किसके द्वारा चुना जाता था, जनता के द्वारा चुना जाता था, यानी गणतंत्र थे। याद रखेंगे दोस्तों, यानी गणतंत्र थे। तो अब इनको जो है इन पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 14 महाजनपद की यदि बात की जाए, राजतंत्रीय थे। राजतंत्रीय थे। राजतंत्रीय का क्या मतलब होता है? यहाँ पर राजा का बेटा ही अगला
राजा बनता था। याद रखें दोस्तों, अगला राजा बनता था यहाँ पे, यानी 14 महाजनपदों में जो है राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। इन दो महाजनपद ये कैसे थे? तो दोस्तों ये दो महाजनपद थे गणतंत्र। तो लिखेंगे गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था, यानी जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है गणतंत्र की यदि बात की जाए तो जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था। तो ये कौन कौन से महाजनपद थे? तो पहला था दोस्तों बज्जी। बज्जी बज्जी की यदि बात की जाए तो दुनिया का पहला गणतंत्र था। दुनिया का पहला गणतंत्र था। याद रखें दोस्तों, दुनिया का जो है पहला गणतंत्र था। राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी दोस्तों, क्या थी दोस्तों? वैशाली थी। याद रखें दोस्तों, वैशाली इसकी राजधानी थी, वैशाली। अब दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा कौन था गणतंत्र? दूसरा था दोस्तों मल्ल। मल्ल की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या थी मल्ल की? मल्ल की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध की जहाँ पर मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे महाजनपद, राजधानी। तो इन सभी के जो है एक एक करके हम जानने वाले हैं। वत्स की कौशाम्बी। याद रखें दोस्तों, वत्स की क्या है? कौशाम्बी राजधानी है। तो इन सभी को जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ दोस्तों महाजनपद डाल लेते हैं हेडिंग, और एक तरफ डाल लेते हैं, एक तरफ राजधानी। तो यहाँ पे दोस्तों महाजनपद हो डाल लेते हैं, महाजनपद, और इधर हो जाता है दोस्तों, इधर राजधानी डाल लेते हैं, राजधानी। तो यहाँ पे एक एक करके अब लिखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मगध की। मगध महाजनपद। दोस्तों मगध की यदि बात करते हैं तो मगध की जो है 3 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? सबसे पहले थी राजगिर। याद रखें दोस्तों, सबसे पहले राजगिर, फिर गिरिब्रज। याद रखें दोस्तों, फिर कौन सी थी? गिरिब्रज। फिर कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। याद रखें दोस्तों, 3 राजधानियाँ थी मगध की, राजगिर, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। और यहाँ पे बात करते हैं मगध जो है सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध से पहले लिखेंगे इसको भी, मगध से पहले सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? महाजनपद कौन सा था दोस्तों? काशी था। याद रखें दोस्तों, कौन सा था? तो काशी था। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मगध जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा गया था। मगध की यदि बात करते हैं, मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। याद रखें दोस्तों, घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को, गंगा के दक्षिण भाग को जो है क्या कहा गया दोस्तों? मगध कहा गया है। मगध कहा गया है। याद रखें दोस्तों, गंगा के दक्षिण भाग को जो है क्या कहा गया है? मगध जो है कहा गया। अब आते हैं दोस्तों अंग। दूसरे महाजनपद की यदि बात करते हैं, अंग की यदि बात की जाए तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग की यदि बात करते हैं तो अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। सबसे पूर्वी, याद रखें दोस्तों, सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो इसको लिखेंगे अंग महाजनपद की यदि बात की जाए तो सबसे पूर्वी महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? मालिनी नदी के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? मालिनी
नदी के किनारे पर थी। चंपा राजधानी किसकी थी? चंपा राजधानी अंग महाजनपद की। अब आते हैं दोस्तों कौशल की। याद रखें दोस्तों, कौशल महाजनपद की। कौशल कौशल महाजनपद की यदि बात की जाए, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? साकेत। साकेत। कौन कौन सी दोस्तों? साकेत और कौन सी थी? श्रावस्ती। तो ये दो राजधानियाँ किसकी थी? कौशल की। अब आते हैं दोस्तों वत्स की। वत्स की राजधानी क्या थी दोस्तों? कौशाम्बी। कौशाम्बी। याद रखें दोस्तों, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अब आते हैं दोस्तों अवंती। अवंती अवंती महाजनपद की यदि बात की जाए, उज्जैन और माहिष्मती। उज्जैन और माहिष्मती। याद रखें दोस्तों, माहिष्मती। तो ये दो राजधानियाँ किसकी थी? अवंती की थी, उज्जैन और माहिष्मती। फिर आते हैं दोस्तों गांधार की। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की यदि पूछा जाए राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी दोस्तों? तक्षशिला थी। क्या? तक्षशिला थी। अब आते हैं दोस्तों काशी की। काशी काशी की राजधानी क्या थी दोस्तों? काशी की राजधानी थी वाराणसी। याद रखें दोस्तों, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों पांचाल। पांचाल की यदि बात की जाए, पांचाल की राजधानी क्या थी? तो पांचाल की दो राजधानी थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। अहिच्छत्र और कामपिल्य। याद रखें दोस्तों, कामपिल्य। तो ये दो राजधानियाँ किसकी थी? पांचाल की दो राजधानियाँ थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। अब आते हैं दोस्तों बज्जी। बज्जी की तो आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया वैशाली। याद रखें दोस्तों, वैशाली राजधानी किसकी है? बज्जी की। और साथ ही दोस्तों इस वैशाली से जो है आम्रपाली का संबंध है। किसका दोस्तों? आम्रपाली का संबंध है। याद रखें दोस्तों, वैशाली से किसका संबंध है? आम्रपाली का संबंध है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका जो है यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। अब हमारे पास समय कम बचा है और इससे आगे का हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की यदि बात की जाए तो इनको दो भागों में बांट लेते हैं, 14 महाजनपद और 2 महाजनपद। जिनमें से 14 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर जो है राजतंत्रीय चलता था। राजतंत्रीय यानी जहाँ पर राजा का बेटा ही जो है राजा बनता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे गणतंत्र, जहाँ पर जो है दोस्तों राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था। तो कौन कौन से 2 महाजनपद गणतंत्र थे जहाँ पर जो है राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था? पहला था दोस्तों बज्जी, जो कि दुनिया का पहला गणतंत्र था जहाँ पर जो है राजा को जनता के द्वारा जो है चुना गया था। राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी वैशाली। दूसरा महाजनपद था मल्ल, जिसकी राजधानी है दोस्तों कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं दोस्तों महाजनपद राजधानी। मगध महाजनपद की यदि बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी 3 राजधानियाँ थीं, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो काशी जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध से पहले। मगध जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा गया था। याद रखें दोस्तों, गंगा का जो दक्षिण भाग था उसको मगध कहा गया था। अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा मालिनी नदी के किनारे पर थी। कौशल की यदि बात की जाए, साकेत और श्रावस्ती इसकी 2 राजधानियाँ थीं। वत्स की यदि बात की जाए तो कौशाम्बी। अवंती की 2 राजधानियाँ थी, उज्जैन और माहिष्मती। गांधार की यदि बात की जाए तो तक्षशिला। काशी की यदि बात की जाए वाराणसी। पांचाल की बात की जाए तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी 2 राजधानी थी। और बज्जी की यदि बात की जाए वैशाली, जो कि दुनिया का गणतंत्र था सबसे पहला। अब यहाँ पर बात करते हैं आम्रपाली का संबंध है वैशाली से। तो दोस्तों आम्रपाली का कैसा संबंध है? कहा जाता है आम्रपाली जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और इसकी सुंदरता जो है इसके विनाश का कारण जो है बनी थी। अब भी इसके विनाश का कारण कैसे बनी थी? क्योंकि दोस्तों सभी राजा महाराजा, जो भी आम आदमी हो या राजा महाराजा हो, सभी जो है आम्रपाली से शादी विवाह जो है करना चाहते थे। अब जैसे ही इससे शादी विवाह करना चाहते थे तो इस बात को लेकर जो है राजा महाराजाओं में जो है युद्ध होने लगे थे। जैसे ही अब ज़्यादा युद्ध होने स्टार्ट हो गए थे तो इसको जो है आम्रपाली को पूरे वैशाली की जो है नगर वधू जो है बना दिया था, यानी नगर वधू बना दिया था वैशाली की, यानी सबकी बहू जो है इसको बना दिया था। तो इसीलिए जो है आम्रपाली को जो है एक वैश्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना जो है पड़ा था, यानी एक वैश्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। किसको दोस्तों? आम्रपाली को।
यानी इसकी सुंदरता जो है इसके विनाश का कारण जो है बन गई थी। तो दोस्तों बस इतना ही है आम्रपाली के बारे में, जो कि वैशाली से संबंध रखती थी, याद रखेंगे। और बाद में जो है एक हर्यक वंश का राजा आएगा बिंबिसार, जो कि उसका संस्थापक है, इससे विवाह करेगा आम्रपाली से, और इन दोनों का एक बेटा होगा जीवक। और साथ ही दोस्तों आम्रपाली जो है बौद्ध धर्म को अपनाएगी और उसके बाद जो है बौद्ध भिक्षुणी संघ में जो है शामिल हो जाएगी। बस इतना ही है इसके बारे में, और आज की क्लास भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे के जो महाजनपद हैं उनके बारे में कल को अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।